नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुपरफास्ट 100 में बात सबसे पहले इमरान मसूद की गिरफ्तारी की। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले इमरान मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात करीब 3:30 बजे पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार किया। इमरान की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी की सहारनपुर में होने वाली रैली भी रद्द कर दी गई है। एक वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन से हम लोगों को इसमें एक मुकदमा थाना देवबंद में पंजीकृत कराया गया। हमारे इसमें कार्रवाई शुरू हुई। आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने खुलेआम बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को मार डालने की धमकी दी थी। लोगों को रिझाने के लिए मसूद अपने भाषणों में मोदी से दो हाथ करने की बात करते हुए नजर आए थे। भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब दे। इसके बाद नरेंद्र मोदी को धमकी देने वाले इमरान मसूद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सहारनपुर के देवबंद थाने में इमरान मसूद के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस बयान की निंदा की। इस बयान के बाद बीजेपी ने इमरान मसूद की उम्मीदवारी रद्द करने और उन्हें जेल भेजने की मांग की थी। उधर चुनाव आयोग ने इमरान की स्पीच मंगाई है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मसूद के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इमरान मसूद सहारनपुर से 5 बार सांसद रहे कांग्रेसी नेता रशीद मसूद के भतीजे हैं। हालांकि जौनपुर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने इमरान के बयान पर आपत्ति जताई। रवि किशन ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारी संस्कृति में नहीं है। बहुत गलत बा। ये हिंदुस्तान में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं निंदा करता हूँ। ऐसे शब्द हिंदुस्तान में या कांग्रेस पार्टी के लोग या हिंदुस्तानी एक दूसरे के प्रति कभी नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों की संस्कृति नहीं है। बीजेपी में साबिर अली के शामिल होने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। नकवी के विरोध के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर विनय कटियार ने भी साबिर अली को पार्टी में शामिल किए जाने का विरोध जताया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत इसका विरोध करता हूं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। पार्टी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं इससे दुखी हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको जुड़ लिया गया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के आरोपों का जेडीयू से बीजेपी में आए साबिर अली ने कहा कि यदि ऐसा साबित हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हवा के कनेक्शन भी, आदमी तो छोड़ो, मेरे फरिश्ते का कनेक्शन भी अगर पता चल जाएगा तो बिना बोले आगे चल के सीना ठोक के मैं राजनीति छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी भर। साबिर अली के बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही बवाल खड़ा हो गया है। आरएसएस में साबिर को बीजेपी में शामिल करने पर एतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी साबिर के बीजेपी में आने का विरोध किया है। रामेश्वर चौरसिया भी इस फैसले के खिलाफ है। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली के बीजेपी में आने को लेकर ट्विटर पर नाराजगी जताई। नकवी ने ट्वीट कर कहा कि आतंकवादी भटकल के दोस्त को हमने बीजेपी में शामिल कर लिया, जल्द ही दाऊद इब्राहिम को भी करेंगे। साबिर अली और मुख्तार अब्बास नकवी के बीच जारी जंग पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भी हमला बोला है। आजम के मुताबिक सत्ता के लिए बीजेपी किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। एक बात तो साफ हो गई ना कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक जा सकती है। चाहे साबिर अली रहें या साबिर अली न रहें, नकवी साहब ने जिस बात को उजागर किया है वही दरअसल भारतीय जनता पार्टी का सच है। इससे पहले जेडीयू से निकाले गए साबिर अली बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी की तारीफ करने पर साबिर अली को नीतीश कुमार ने जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया था। साबिर अली ने जेडीयू आलाकमान पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाया था। बीजेपी में शामिल साबिर अली ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी तैयार नहीं है। ईरानी ने बताया कि उन्होंने गोवा से सीएम मनोहर पर्रिकर से इस बारे में बात कर ली है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को मैदान में उतारने की अटकलों पर विराम लग गया, लेकिन मीडिया के सवाल पर राजनाथ ने कहा कि पार्टी कई मजबूत उम्मीदवारों के बारे में विचार मंथन कर रही है। इतना तय है कि रायबरेली और अमेठी में मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उमा भारती के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उमा झांसी सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। अभी पार्टी का यह निर्णय है कि उमा भारती जी झांसी से ही चुनाव लड़ेंगे।
इससे पहले उमा भारती ने कहा कि वो रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन इसके लिए वो झांसी सीट नहीं छोड़ेंगी। साफ था कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहती थी, जिस पर पार्टी ने उन्हें झांसी से ही लड़ाने का फैसला किया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। लखनऊ से चुनाव लड़ रहे राजनाथ सिंह अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के पार्टी छोड़ने पर यशवंत सिन्हा ने नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि बागियों का मसला बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था। बेबाक तरीके से बोलते हुए सिन्हा ने कहा कि बागियों के मसले पर शीर्ष नेतृत्व से गलती हुई है। इस बीच बिहार से बीजेपी के राहत की बड़ी खबर है। पार्टी से बगावत कर बक्सर सीट से निर्दलीय पर्चा भरने वाले उसके नेता लालमुनि चौबे मान गए हैं। उन्होंने न सिर्फ नामांकन वापस ले लिया, बल्कि मोदी के लिए प्रचार करने की भी बात कही है। मैंने बक्सर से नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। इस चुनाव में मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और बनारस में नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर पर कैंप करूंगा। दरअसल बक्सर से 3 बार सांसद रह चुके लालमुनि चौबे को बनाने के लिए बीजेपी ने दिन रात एक कर रखा था। खुद मोदी ने लालमुनि को 2 बार फोन कर उनसे बात की और उनका मान सम्मान बनाए रखने का भरोसा दिया। इसी के बाद उनके सुर बदल गए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह को एसपी ज्वाइन करने का न्यौता दिया है। आजम ने जसवंत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि सही व्यक्ति गलत पार्टी में था, अगर वो आना चाहे तो उनके लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के चरखी दादरी इलाके में एक शख्स ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि हमलावर की कोशिश कामयाब नहीं हुई और उसका हाथ केजरीवाल की गर्दन पर लगा। इसके बाद केजरीवाल के समर्थकों ने हमला करने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटा। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर युवक को बचाया। पुलिस हमला करने वाले युवक से पूछताछ कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद पर हमला करने वाले युवक की पिटाई करने को गलत बताया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की हिंसा से न दे। साथ ही उन्होंने इस हमले के लिए विपक्ष पर तीखा वार किया। इससे पहले रेवाड़ी में भी अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। यहां रोड शो के दौरान उनके काफिले के आगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडे बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के सामने जोरदार हंगामा देखने को मिला। यहां बीच सड़क पर बुंदेलखंड विकास सेना और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई और पत्थरबाजी भी की। लखनऊ में बीच सड़क पर हंगामा पर काबू पाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। पुलिस ने भी कई प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। लाठी और पत्थरों के हमले से कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। दरअसल बुंदेलखंड विकास सेना के कार्यकर्ता बुंदेलखंड की अनदेखी से नाराज थे। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लेकर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में घुसने की कोशिश की और तोड़फोड़ करने लगे, जिसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी डंडे लेकर इनसे भिड़ गए। बीजेपी की ओर से पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज यूपी और हरियाणा में रैली करेंगे। पहले मोदी यूपी के बागपत और अमरोहा में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो हरियाणा के गोहाना और फिर चंडीगढ़ में रैली करने पहुंचेंगे। आज यूपी में उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 3 रैलियां होनी थी, लेकिन सहारनपुर की रैली रद्द कर दी गई है। रैलियां पश्चिमी यूपी के लोकसभा सीटों पर है। प्रदेश कांग्रेस ने इन रैलियों के लिए जोर शोर से तैयारियां की। अब राहुल गांधी की रैलियां गाजियाबाद और मुरादाबाद में होंगी। सहारनपुर से कांग्रेस ने इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया है, वहीं गाजियाबाद से राज बब्बर मैदान में है। इन सबके अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज असम के शिवसागर और महामोरा में रैली करेंगे। मनमोहन सिंह कोलाघाट के खुमताई में भी चुनाव प्रचार करेंगे। इन रैलियों में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी शामिल होंगे। बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज आज दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा सीट में कई इलाकों में कैंपेनिंग करेंगी। सुषमा यहां घंटाघर सब्जी मंडी में लोगों से मिलेंगी। इसके अलावा वो नई दिल्ली सीट से सदर बाजार और दिल्ली कैंट इलाके में भी जनता के बीच जाएंगी। मुलायम सिंह यादव आज आजमगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मुलायम पहली बार आजमगढ़ में मंच से बोलेंगे। यहां 6ठे चरण में मतदान होना है। मुलायम सिंह यादव आज लखनऊ में टिकट कटने से नाराज नेताओं के साथ बैठकर बात करेंगे। बैठक में इन नेताओं से बातचीत कर इन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इधर बागपत में मोदी की रैली होगी और उधर सूबे के मुखिया अखिलेश यादव भी बागपत में मंच से बोलेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी पहले बागपत पहुंचेंगे, बाद में अखिलेश यादव आएंगे। बागपत के अलावा बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा में अखिलेश जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रचार की खातिर यूपी के सीएम अखिलेश यादव जल्द ही गुजरात पहुंचेंगे। अखिलेश यादव 21 अप्रैल को आजम खान और मुलायम सिंह यादव के साथ चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने गुजरात में 10 लोकसभा सीटों के लिए अपनी सूची जारी कर दी।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अपनी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। चुनावी दौरे में आज मायावती बक्सर पहुंचेंगी। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तूफानी दौरा करेंगे। नीतीश औरंगाबाद और गया में रैली करेंगे। इसके अलावा वो जमुई और नवादा में भी जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को वडोदरा से नामांकन दाखिल करेंगे। यहां उनके खिलाफ कांग्रेस ने मधुसूदन मिस्त्री को अपना उम्मीदवार बनाया है। वडोदरा के अलावा मोदी वाराणसी से भी चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 5 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं। आडवाणी गुजरात की गांधीनगर सीट से फिर मैदान में है। नेता परेश रावल 7 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। परेश रावल को बीजेपी ने अहमदाबाद पूर्व से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अपना टिकट कटने से बीजेपी के हरेन पाठक नाराज चल रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि या तो नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या फिर बीजेपी विपक्ष में बैठेगी। इस पर अंतिम फैसला मोदी का होगा। चुनाव नतीजे आने के बाद मोदी तय करेंगे कि क्या करना है। संघ सूत्रों का कहना है कि बीजेपी में कोई बी प्लान नहीं है। मध्य प्रदेश के मंडला में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता जनता को सरकार के काम का हिसाब क्यों नहीं देते। मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को शहजादा पुकारते हुए हमला किया। मोदी ने कहा कि लोगों के बीच जाकर राहुल गांधी ने क्या कभी महंगाई का मुद्दा उठाया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए मोदी ने कहा कि बीते दशक में कांग्रेस की सरकार ने आसमान से धरती पर सब कुछ लूट लिया। आदिवासियों के विकास का मुद्दा उठाते हुए मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस आदिवासियों को भूल गई है। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि दिल्ली में हम वो सरकार बनाएंगे तो पिछले 60 साल की बर्बादी के गड्ढे को फेंक। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को वडोदरा से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे, जबकि गांधीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी 5 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। रेप के आरोप में कई महीनों से जेल में बंद नारायण साईं भी नमो नमो कर रहा है। सूरत जिला अदालत में पेशी के लिए आए नारायण साईं ने कहा कि देश में मजबूत प्रशासन वाली सरकार बननी चाहिए और मोदी ही ऐसी सरकार दे सकते हैं। एक और आइटम गर्ल मोदी के लिए प्रचार करना चाहती है। आइटम गर्ल श्रद्धा शर्मा नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने की बात कर रही है। इससे पहले मेघना पटेल और राखी सावंत भी मोदी की मुरीद हो चुकी है। राजनीति के मैदान में खुद ही राखी सावंत ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है। राखी सावंत मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की गैस का गुब्बारा 2004-2009 की तरह फिर फूटेगा और कांग्रेस की सरकार आएगी। वर्धा रैली में राहुल गांधी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हम जनता के हित में कई बिल लेकर आए। उन्होंने कहा कि कई जरूरी बिलों को विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार देने के बाद अब आपको स्वास्थ्य का अधिकार देंगे। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की आज सर्जरी होनी है। मनीष तिवारी पिछले कई दिन से बीमार चल रहे हैं। शुक्रवार को उन्हें एम्स में निजी वार्ड में भर्ती करवाया गया। तबियत खराब होने की वजह से ही मनीष तिवारी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। मुंबई में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा। ठाकरे के मुताबिक पवार पर गलत बयानबाजी के लिए चुनाव आयोग को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी को मिलने वाले विदेशी चंदे की जांच का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी को मिलने वाले विदेशी चंदे की जांच का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण की अर्जी पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने फरीदाबाद में कहा है कि वो बीजेपी और एनडीए को 9 मुद्दों पर समर्थन देने के लिए तैयार है। इसमें विदेशों में जमा काला धन वापस लाना, भ्रष्टाचार और महंगाई पर रोक लगाना और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता को लेकर बीजेपी पर वार किया है। नीतीश ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिकता के चश्मे से आतंकवाद को देखती है। वाराणसी से टिकट कटने के बाद कानपुर से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी पत्रकारों पर ही बरस पड़े। कार्यक्रम के सिलसिले में कानपुर पहुंचे जोशी से कानपुर के विकास को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने पत्रकारों को झिड़क दिया। देवरिया से बीजेपी कैंडिडेट कलराज मिश्र के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कलराज मिश्र ने कॉलेजनगर इलाके में बिना प्रशासन से मंजूरी लिए रोड शो और नुक्कड़ सभा की। गोंडा में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब बीजेपी नेता महेश नारायण तिवारी जनसभा में मंच पर ही फुट फुट कर रो पड़े। दरअसल महेश नारायण गोंडा से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दे दिया। मंच से महेश नारायण का दर्द फूट पड़ा। महाराष्ट्र के नागपुर में भी चुनावी घमासान तेज हो चला है। सीट पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के विलास
मुद्देमार के बीच में है। दोनों नेता प्रचार अभियान के दौरान अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर आनंद कुमार ने रोड शो कर लोगों से वोट मांगे। प्रोफेसर आनंद कुमार का मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से है। आमिर खान ने चुनाव आयोग को बताया है कि वो आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आमिर ने आयोग को अपनी शिकायत में कहा कि उस अफवाह पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें कहा जा रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं। दरअसल आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने ट्विटर पर डाले पोस्टर में आमिर की तस्वीर का इस्तेमाल किया था और दावा किया था कि आमिर उनकी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसी के बाद आमिर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर साफ किया है कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे। मुंबई में नरेंद्र मोदी के चाहने वालों ने अनोखी हेयर कटिंग कराई है। मोदी प्रशंसक सिर पर मोदी और नमो लिखी ड्रेसिंग करवा रहे हैं। इसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वायुसेना का एक विमान सुपर हरक्यूलिस C-130J क्रैश हो गया। हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इसमें 4 वायुसेना के अफसर शामिल हैं। हादसा ग्वालियर एयरबेस से करीब 70 किलोमीटर दूर श्योपुर इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि इस विमान ने करीब 10 बजे आगरा से अपनी नियमित ट्रेनिंग पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ये मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर करौली जिले में क्रैश हो गया। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस विमान की कीमत 1000 करोड़ के करीब बताई जा रही है। सुपर हरक्यूलिस C-130J 4 इंजनों वाला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान है। भारत ने अभी हाल ही में सुपर हरक्यूलिस विमान C-130J भारतीय वायुसेना में शामिल किया था। बीजेपी ने हरक्यूलिस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सरकार की आलोचना करते हुए बीजेपी ने कहा कि नौसेना और वायुसेना में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की जवाबदेही सरकार की बनती है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। आईपीएल विवादों के बीच महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने की पेशकश कर दी है। इंडिया सीमेंट में वाइस प्रेसिडेंट के पद को भी धोनी छोड़ने के लिए तैयार है। धोनी पर गुरुनाथ मयप्पन को बचाने का आरोप हरीश साल्वे ने लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में साल्वी ने धोनी के ऊपर मयप्पन को बचाने का आरोप लगाया। उसके बाद धोनी ने पद छोड़ने की पेशकश की। हालांकि सूत्रों से खबर है कि धोनी का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आईपीएल से जुड़े बीसीसीआई के सारे कामकाज गावस्कर देखेंगे, जबकि आईपीएल से अलग दूसरे टूर्नामेंटों का कामकाज शिवलाल यादव संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गावस्कर जितनी जल्दी हो सके कमेंटेटर के तौर पर बीसीसीआई से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें और बीसीसीआई की कमान संभालें। कोर्ट ने यह भी कहा कि गावस्कर को बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर तनख्वाह भी मिलेगी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि आईपीएल 7 के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी आईपीएल 7 अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। कोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल में खेलने पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई मुद्गल कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके हर पहलू को देखा जाएगा। दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। कोर्ट मामले की सुनवाई बुधवार को करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो कोर्ट को नर्सरी की सीटें, फंडिंग से चल रहे स्कूलों और पॉइंट सिस्टम के बारे में विस्तार से बताए। कानपुर में चेकिंग के दौरान एक कार से 250 मोबाइल फोन और काफी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने कार के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कार इलाहाबाद से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार संजय वर्मा की है। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द रोल ऑफ यूथ इन सोसाइटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में आईटीबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेय शर्मा भी शामिल हुए। आज विश्व भर में अर्थ आवर डे मनाया जा रहा है। इस दौरान बत्तियां बुझाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने की मुहिम में लोग शामिल होंगे। भारत में शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थ आवर रहेगा। फरीदाबाद में देर शाम आंधी और बारिश के चलते 2 अलग अलग हादसे हुए। पहला हादसा शहर के बाटा फ्लाईओवर पर लगे एक बोर्ड के गिरने से हुआ, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि शहर के तेगाव इलाके में तेज आंधी के चलते घर की दीवार गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई। सीबीआई की भोपाल टीम ने आयकर विभाग की डिप्टी कमिश्नर पूनम राय को और उनके पति समेत 5 लोगों को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पूनम पर आरोप है कि उन्होंने एक बिल्डर से इनकम टैक्स के असेसमेंट के नाम पर 18 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। पूनम के पति बीजेपी नेता हैं। भारत टी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में यह भारत की लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले टीम इंडिया पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को हरा चुकी है।
इससे पहले टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बल्लेबाजी का न्यौता दिया। बल्लेबाजी के लिए उतरी बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 138 रन बनाए। बांग्लादेश की 139 रनों की चुनौती को भारत ने 9 गेंद रहते हासिल कर लिया। इस मैच में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चमका। रोहित शर्मा ने 44 गेंद पर 56 रन बनाए, जबकि कोहली 50 गेंद पर 57 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान धोनी ने छक्के के साथ जीत हासिल की। बांग्लादेश पर जीत के साथ टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले पायदान पर पहुंच गई है। तीनों मैच में जीत के साथ भारत के खाते में 6 अंक है। भारत के नीचे वेस्टइंडीज है, जिसने अब तक 3 मैच में से 2 मैच में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया T20 आईसीसी रैंकिंग में भी नंबर 1 पायदान पर पहुंच गई है। आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में अब टीम इंडिया की 129 रेटिंग पॉइंट हो गए हैं, जबकि श्रीलंका 128 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश की तरफ से अनामुल हक ने सबसे ज्यादा रन बनाए। अनामुल ने 43 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। महमूदुल्लाह ने 33 और मुशफिकुर रहीम ने 24 रन बनाए। भारत की ओर से एक बार फिर से अमित मिश्रा की फिरकी ने कमाल दिखाया। अमित मिश्रा ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। मलेशिया के लापता विमान मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। अचानक ये विमान तलाशी की जगह बदल दी गई है। मलेशियाई विमान की खोज में लगे रडार और डाटा जांचकर्ताओं के मुताबिक विमान अनुमान से ज्यादा तेजी से उड़ान भर रहा था, जिससे ईंधन का इस्तेमाल बढ़ गया होगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को जान से मारने की धमकी मिली है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को विज्ञापन में भूत का रोल करना भारी पड़ता नजर आ रहा है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अमिताभ समेत कई लोगों के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का मामला दर्ज किया है। निर्माता निर्देशक अमोल गुप्ते की फिल्मी हवा हवाई का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। फिल्म में अमोल के बेटे पार्थो गुप्ते अभिनय करते हुए नजर आएंगे। पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ दिख सकती है। चर्चा है कि मीडिया गुरु प्रहलाद कक्कड़ हैप्पी एनिवर्सरी नाम से एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें ये दोनों काम कर सकती है। बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी एक बार फिर से चर्चा में है। रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ को लेकर ताजा खबर यह है कि ये जोड़ा 2015 में शादी के बंधन में बंध सकता है। 2015 में अपनी और रणबीर कपूर की वेडिंग डेट फाइनल होने की खबरों के बारे में कैटरीना कैफ ने कहा कि ये बात उनके लिए भी न्यूज है। और अभिनेता अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म 2 स्टेट्स का नया डायलॉग प्रोमो जारी हो गया है। फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होनी है।